Yes, sir. Thank you. Thank you very much, sir. Myself, S.R. Jadhav from Sangli, Vice President, Development, My Samarth Welfare OPC Private Limited. दोस्तों, आज पहली बार कंपनी में हम एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट के बारे में जूम की मीटिंग लेने जा रहे हैं। कल ही मैनेजमेंट की मीटिंग हो गई। तो लास्ट 10-12 ईयर्स में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में ट्रेडिशनल में काम कर रहा हूँ। तो जो भी कुछ मेरे पास जानकारी है और हमारी कंपनी के जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं, वो प्रोडक्ट्स के बारे में और इसके बारे में हम आज बात करेंगे। पहली बार हम मीटिंग दे रहे हैं, कुछ जानकारी आज मिलेगी और हफ्ते दर हफ्ते जो भी कुछ जानकारी रहेगी वो आपको हम शेयर करते जाएंगे। जो हमारे कंपनी के ऑनरेबल सीएमडी, आपको पता ही है, नितिन पटकरे सर, जिनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है 20 ईयर्स प्लस, और जिनको देख के सुन के हम आज तक यहाँ तक आए हैं। हमारे कंपनी के चीफ मेंटर राजेंद्र उत्तेकर सर और सीईओ, जो कुछ हर दिन एजुकेशन जूम के द्वारा और टोटल कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस जो है देखते हैं, जिनको हम हर दिन कांटेक्ट करते हैं, डॉक्टर विवेक रनवरे सर। मैं ज्यादा समय न लेते हुए हम शुरुआत ही करेंगे कि एग्रीकल्चर जो कुछ है, एग्रीकल्चर के बारे में हम जो कुछ बात करने वाले जा रहे हैं आज, उसके बारे में। दोस्तों, जैसे हम देखते हैं, करीबन हमको 75 ईयर्स हो गए इंडिपेंडेंस हो गए भारत देश को, हिंदुस्तान को। तो जब मैं पहले पहले देखता हूं कि क्या था और अभी क्या है, हम सब लोग बोलते हैं कि आज हम जो कुछ खा रहे हैं, जो कुछ पी रहे हैं, वो अच्छा नहीं है, वो केमिकल युक्त है, सभी को जानते हैं। जो कुछ हम दूध लेते हैं घर में, जो कुछ अनाज पकाते हैं या कुछ सब्जियां खरीदती है, ये सभी को हमको पता है ये इसमें बहुत सा केमिकल रहता है, ये सबको पता है। लेकिन ये क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और इसके ऊपर हमारे पास क्या सॉल्यूशन है, इसके बारे में इतनी ज्यादा डिस्कशन केंद्र सरकार के लेवल से ग्राम पंचायत तक होती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। अब अगर हम 75 ईयर्स बैक जाते हैं, तो हमारे कुछ दादा दादी थे, तो सभी को पता है कि उनका जो आयुष्मान है वो 100 ईयर्स तक, 100 साल तक जीते थे। और ये भी हमको सभी को पता है क्यों जीते थे, क्योंकि उनका जो कुछ खाते थे, वो जो कुछ काम करते थे, इसकी वजह से इतने साल तक वो आराम से जीते थे। अभी वो क्या खाते थे, कैसे पकाते थे, ये हमको सोचना चाहिए। और करीबन आपको पता भी होगा, 1950 तक, 1950 तक भारत देश में यूरिया, डीएपी नामक जो भी कुछ रासायनिक खाद है, वो नहीं थे। आया कब, जब पहला पंचवार्षिक भारत देश में हुआ, तब से भारत देश में पहली बार यूरिया आ गया। क्यों आया, किसने लाया? गवर्नमेंट ने तो लाया अमेरिका से। क्यों लाया? क्योंकि भारत देश में तब आबादी बढ़ती जा रही थी और आबादी बढ़ने वाली ही थी। और जो कुछ भारत देश में जमीन थी, वो जमीन, लैंड बढ़ने वाली नहीं थी, ये सभी को पता था। अगर जमीन नहीं बढ़ने वाली है और खाने वाले लोग बढ़ने वाले हैं, तो जितने भी हमारे पास जमीन है, उससे उसमें से ही अगर हम अभी 10 क्विंटल अनाज बना रहे थे, उसमें से ही हमको आगे जाके 10 से 20 क्विंटल, 20 से 100 क्विंटल तक जाना चाहिए। यही सोच हमारे जो कुछ लीडर्स थे उनके पास आ गया। इसीलिए उन्होंने ये सभी खाद, रासायनिक जो कुछ फर्टिलाइजर्स है, वो लेके आए। वो लेकर आए, उत्पन्न बढ़ गया, उत्पादन बढ़ गया। लेकिन उत्पादन बढ़ने के बाद ये जानकारी कभी किसी ने भी हमारे जो कुछ किसान भाई है उनके पास नहीं पहुंचाया कि यूरिया क्या होता है, डीएपी क्या होता है, एनपीके क्या होता है। किसी को भी पता नहीं था, एजुकेशन दिया ही नहीं। कैसे पता चला? हमारे किसान भाई
वो अनुकरण प्रिय है, यानी कि बाजू वाला किसान क्या कर रहा है देखते हैं और वैसे ही वो करते रहते हैं। अभी भी देखो, अभी भी वैसा ही चल रहा है। मैं ग्रेप्स में काम करता हूँ, मैं दालिम में, अनार में काम करता हूँ, ये होते हैं ना शुगर केन, उसमें काम करता हूँ, सब्जी में काम करता हूँ, मूंग मूंगफली, इसमें सभी क्रॉप जो कुछ है, किसान भाई क्या करते हैं। अगर मैं उनके पास जाता हूँ तो बोलता हूँ तो ये कैसे उगाते हैं, कैसे करना है, कि नहीं ऐसा ये इन्होंने किया, उन्होंने हमको बताया, हम हमारे अगले अगले वाली पीढ़ी को बता देंगे। यानी कि परफेक्ट नॉलेज की जो जानकारी चाहिए, जो कुछ नॉलेज चाहिए, उनके पास किसी ने भी नहीं दिया, और उन्होंने भी लेना इतना भी गहरा नहीं समझा। वो क्या करता था, चलो बाजू वाला जो किसान है वो पिछले साल 2 क्विंटल उगाया था, अभी उन्होंने कुछ तो किया, तो उनके पास अभी अनाज आ गया 5 क्विंटल, 4-5 क्विंटल। तो उनके पास जाके बोलता है क्या किया, मैंने यूरिया डाला, मैंने डीएपी डाला, ये किया वो किया, ऐसा ऐसा, कितना कितना डाला, वो 2 बोरी डाला, 3 बोरी डाला। तो उनके दिमाग में ऐसा ही आया कि उन्होंने इतना किया है, तो उससे भी मुझे आगे जाना है, उससे भी ज्यादा मुझे कमाना है, तो मैं उससे भी ज्यादा डालता हूँ। क्या डालता हूँ, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है, यूरिया डीएपी, उससे भी ज्यादा डालता हूँ मैं। उन्होंने 2 बोरी डाली थी, मैंने 4 बोरी डालता हूँ। मैं कम हूँ क्या, उनसे भी ज्यादा मैं अनाज कमाऊंगा। यही होता आया है, यही होता आ रहा है दोस्तों। मैं खुद ही एक किसान का बेटा हूँ, मुझे मालूम है 90% लोग यहाँ लीडर्स है, और किसान भाई जो ज्वाइन हुए वो सभी किसान के ही बेटे, किसान के घर से ही आए हैं। शायद हम सिटी में रह रहे हैं, हमारे मेरे मेरी खेती है मेरे गांव में, मुझे पता है कैसे करने चाहिए और कैसे करते हैं। अभी वो जानकारी नहीं थी, उन्होंने उतना बोरी डाला, उससे क्या हुआ, उत्पन्न तो बढ़ा, उत्पादन तो बढ़ा, 2 से 3 या 4 क्विंटल आ गया, वो सही है। लेकिन उससे क्या हुआ, जो कुछ क्षार बढ़ गए जमीन में, क्षार बढ़ते बढ़ते 10-12 साल में वो जमीन जो है, वो जो लैंड है, उसमें जो कुछ उगाना उगाना चाहिए, वो उगाना बंद हो चुका है, बंद हो रहा है। ऐसे क्यों हुआ, तो नॉलेज नहीं था। नॉलेज क्या नहीं था, वो क्यों डालना है, कितने प्रमाण में डालना है। और उससे क्या हुआ, जो कुछ अनाज और जो कुछ सब्जियां मार्केट में आ रही है, हम जो हम अच्छे के लिए करा कर रहे हैं, तो उससे जो कुछ अंश केमिकल के थे, जो फर्टिलाइजर और जो कीड़ी के लिए, कीटक के लिए जो कुछ हम स्प्रे करते हैं, कीटकनाशक जो स्प्रे करते हैं ना, उसमें सो उसमें करते करते आपको पता होगा, शायद पहले जब 25-30 साल पहले एक ही कीटकनाशक था, उसको हम बोलते हैं, सभी को पता है, दादा दादा को पता ही है, हमारे पिताजी को भी पता था कि रोगर नाम का एक ही कीटकनाशक, रोगर नाम का एक ही कीटकनाशक था, वो ही सभी के ऊपर चलता था। लेकिन क्या हुआ, वो केमिकल खाद यूज करने के बाद उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ गई, वो रोगर के, जो कुछ रोगर हम स्प्रे करते थे उसको कुछ भी मान्य नहीं करते थे, वो उससे उसका असर ही नहीं होता था। तो इसके वजह से क्या हुआ, हर एक जो स्ट्रॉन्ग 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 कीटकनाशक पेस्टिसाइड्स मार्केट में आ गए, और पेस्टिसाइड स्प्रे करने के बाद वो लीव्स और फ्लावर और जो कुछ फ्रूट्स होते हैं ना, उसके ऊपर उसका थर 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 होता जा पड़ता गया, और वही मार्केट में आ गया। वही मार्केट में आने के बाद वही हम खाते हैं, और सभी को पता है कि जो कुछ खा रहे वो अच्छा नहीं है दोस्तों। इसीलिए हमारी कंपनी माय समर्थ कंपनी ने यही सोच के जो कुछ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स है, जो पहले से ही थे, अभी भूल चुके थे लोग, जैसे कि हम एलोपैथी छोड़ के आयुर्वेदा के पास जा रहे हैं। क्यों आयुर्वेदा का पास जा रहे हैं, आयुर्वेदा वो टोटली वो इलनेस बीमारी खत्म करता है, और एलोपैथी क्या करता है, जो जो कुछ बीमारी है वो कम करता है। ये जो डिफरेंस है ना, वही केमिकल जो फर्टिलाइजर्स है और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में यही डिफरेंस है, यही तो डिफरेंस है। तो अगर हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज करना चालू करेंगे,
हमको उतना प्रोडक्शन मिलेगा ही, लेकिन क्या होगा, जो कुछ हम पका रहे हैं और जो कुछ घर में खाएंगे वो हम सुदृढ़ रहेंगे, और जिसको बेचेंगे जो समाज है, समाज भी सुदृढ़ रहेगा। और सभी का समाज अगर सुदृढ़ रहता है, सभी का हेल्थ भी अच्छा रहेगा, सुदृढ़ रहेगा। इसीलिए हमारी कंपनी माय समर्थ ने एग्रीकल्चर जो कुछ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स है, इसका डिसीजन ले लिया, और इसका भी मार्केटिंग करने के लिए उन्होंने डिसीजन लेने के बाद अभी चालू कर दिया। दोस्तों, अभी क्या होता है, एनपीके क्या होता है, वो जो प्लांटेशन क्या होता है, इसकी थोड़ी सी जानकारी हम रखते हैं, मालूम भी होगा शायद। दोस्तों, जैसे ह्यूमन बीइंग होता है, मानव होता है, वैसे ही प्लांटेशन प्लांट्स जो होते हैं ना, वो वैसे भी होते हैं, वैसे ही होते हैं। जैसे कि क्या होता है, हम अगर अब पैदा होते हैं तो हमारे तीन अवस्था होते हैं, एक बचपन, एक तारुण्य अवस्था और एक वृद्धावस्था, जैसे कि ह्यूमन बीइंग में होता है। वैसे ही प्लांटेशन में भी तीन अवस्था होती है, उनमें भी एक अवस्था होती है बचपन होता है प्लांटेशन का, उसके बाद तारुण्य अवस्था होती है, और उसके बाद वृद्धावस्था होती है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अभी देखो, मैं अभी बचपन अवस्था में हूँ, तो मेरी माँ क्या, मैं अभी एक महीने का हूँ, 2 महीने का हूँ, 1 साल का हूँ, तो मेरी माँ मुझे खाने के लिए क्या देती है, चपाती, रोटी, गेहूं की रोटी, सब्जियां देती है? नहीं है, वो लिक्विड फूड देती है, दूध देती है। वो आपको पता मालूम है, बादाम घिस के बादाम काजू घिस के उसके एक चम्मच में निकाल के वो हमको देती है। क्यों देती है? क्योंकि अगर अखंड वो हम खाएंगे, दे देंगी, तो हमारे पेट में गड़बड़ हो सकती है। इसीलिए थोड़ा थोड़ा मात्रा में, जो भी मात्रा में, वो हम राइस बोलते, राइस का प्याज देती है, पेज देती है उसके ऊपर का। तो लिक्विड फूड लेते 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 हर हम बढ़ते जाते हैं, और तारुण्य अवस्था में आते हैं, पर 25 ईयर्स के बाद अप टू 50 ईयर्स हम कुछ भी खाएंगे तो पच जाता है, हम वो इसको हम डिजोल्व कर सकते हैं शरीर में। वैसे ही कुछ भी हम बादाम अगर बच्चे को एक से ही थोड़ा सा देते, एक भी नहीं देते घिस घिस के, लेकिन हम 25 से 50 साल तक अगर एक ही टाइम में हम 10-20 बादाम खा सकते हैं, 10-20 काजू भी खा सकते हैं, खारिक भी उतने ही खा सकते हैं, क्योंकि वहां उनकी हमारी पावर उतनी होती है। अगर वही खाद्य हम 70 ईयर्स के बाद यानी 60 ईयर्स के बाद हम खा सकते हैं? नहीं है। फिर से वही आता है, थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। अगर थोड़ा थोड़ा खाएंगी तो हमारा पेट अच्छा रहेगा, नहीं तो हमारा हेल्थ बिगड़ सकता है। सही है मित्रों? वैसे ही प्लांटेशन में होता है। एनपीके, एनपीके जो कुछ हम प्लांटेशन में देते हैं, तो एनपीके वैसा ही होता है। एन यानी कि नाइट्रोजन, पी यानी फास्फोरस, उसको स्फुरद बोलते हैं, नत्र स्फुरद, और के एनपीके यानी कि पालाश, पोटेशियम। नत्र, स्फुरद और पालाश, ये हर एक वनस्पति को चाहिए। वो कौन सी भी वनस्पति होने दो, वो सब्जी वाली वनस्पति हो, फ्रूट वाली वनस्पति हो, पेड़ हो, कौन सी भी हो, हर एक को एनपीके चाहिए। और अगर हर एक को एनपीके चाहिए, तो पहले कब था? यूरिया नहीं थी, स्फुरद यानी कि डीएपी नहीं थी, एमओपी एसओपी नहीं थे। तब क्या करते थे दोस्तों, जो कुछ हमारे यहाँ नेचुरली हम फर्टिलाइजर यानी कि गोबर था हमारे पास, गोबर में ये सब, गोबर में ये सभी एनपीके ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट रहते हैं एनपीके उसमें रहते हैं, बाइफर्केशन करने की जरूरत नहीं। तो पहले हमारे जो कुछ दादा लोग थे, दादाजी थे, वो खेत में वो क्या देते थे, वो गोबर का खाद ही देते थे, फर्टिलाइजर देते थे। तो उसमें सभी था, लेकिन उसमें दिखता नहीं था। और दिखने के लिए अभी एनपीके गवर्नमेंट ने लेके आया, उसको नामकरण किया, 19-19-19। अगर यूरिया हो तो, अगर डीएपी, डीएपी यानी क्या होता है, पारा एक्सस्ट, यानी उसको डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट। एमओपी क्या होता है, एसओपी क्या होता है, 0050, उसको बोलते हैं पोटैश, पालाश, इसको बोलते हैं। तो मूल मेन 3 ग्रेड थे, एक यूरिया,
दूसरा डीएपी 1261 N12 61 यानी कि वो पी और K0 लगता नहीं था, और लास्ट में K0050 यानी सिर्फ उसमें K था। और ये कब यूज करना है, वैसे ही जैसे मैं बच्चों के लिए बताया था कि जैसे ही हम पहले बचपन होता है, जैसे प्लांटेशन का बचपन हम कैसे निकालेंगे, अगर 3 या 4 महीने का एक पौधा होता है, कुछ एक फसल होती है 3-4 महीने की, जैसे मूंगफली होती है ना, वैसे जो कुछ फसल होती है वो 3 या 4 महीने में निकलती है। अगर 3 या 4 महीने की फसल होती है तो पहला महीना होता है वो उसका बचपना होता है, बीच में वो दूसरा महीना होता है वो क्या होता है, उसका तारुण्य होता है, और लास्ट का जो महीना होता है उसका वृद्धावस्था होती है। अगर कुछ फसल 1 साल के होते हैं, अगर गन्ने की देखते हैं या फ्रूट्स के हम देखते हैं, वो 1 साल तक रहता है। अगर 1 साल का कोई फसल है, उसमें से पहले 2-3 महीना बचपना होता है, अगले के 3-4 महीना उसका तारुण्यावस्था होती है, और लास्ट के 2-3 महीने होते हैं उसका वो वृद्धावस्था होती है। दोस्तों, ये समझ लेना चाहिए। इसकी पीपीटी मैंने बनाई नहीं, अगले पीस में पीपीटी में दिखाऊंगा। अभी क्या देखना है इसमें, तो एनपीके जो कुछ होता है, एनपीके कब यूज करना है, अगर कोई भी फसल पहले बचपन अवस्था में है, चाइल्ड अवस्था में है, तो यानी कि अगर 3-4 महीने की फसल है तो पहले महीने में उसको सिर्फ यूरिया की जरूरत होती है। वहां डीएपी का आवश्यकता नहीं है, वहां पोटेश की आवश्यकता नहीं है। और लोगों को बनाने के लिए नंबर ऑफ, अभी देखो, 10-20-20, 10-26-26, 13-0-45, ऐसे इतने कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन मार्केटिंग के लिए हर एक कंपनी ने अलग अलग ग्रेड बनाया। लोग क्या बोलते, ये नहीं यूज करा, अभी ये यूज करो, कुछ जरूरत नहीं थी, नहीं भी है। अगर बचपन है चल रहा है उसका प्लांटेशन का, तो उसको सिर्फ नत्र की आवश्यकता होती है, नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। अगर उसका अगला स्टेज, यानी कि अगला स्टेज क्या होता है, वो फूले फलने के बाद वो जो उसकी फ्लावरिंग स्टेज आती है, उसकी फ्लावरिंग स्टेज आती है, फ्लावरिंग स्टेज यानी कि उसकी तारुण्यावस्था होती है। वैसे ही जैसे हमारे ह्यूमन बीइंग में हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हमारे यहाँ यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारे यहाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वैसे ही प्लांटेशन में रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें भी है, देखना चाहिए। जगदीश चंद्र बोस ने पहले बताया कि उसको भी संवेदना होती है, प्लांटेशन को भी संवेदना होती है। हम जानते नहीं है, वो बोलता नहीं है, सिर्फ बोलता नहीं, लेकिन वो सभी ह्यूमन बीइंग है। बोलना और चलना छोड़ के ह्यूमन बीइंग में और प्लांटेशन में कुछ भी फर्क नहीं है। जैसे कि बचपना में अगर हमारे बच्चे को हम एक 10-12 बादाम खिलाएंगे, नहीं तो एक रोटी खिलाएंगे, तो बच्चे का क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा ना सभी हेल्थ। वैसे ही अगर हम प्लांट किया है, अभी प्लांटेशन किया है, प्लांटेशन करने के बाद उसको डीएपी डाला, पोटैश डाला, ये डाला, वो डाला, तो उसकी हालत क्या होगी, सही है ना। वैसे ही उसको किस अवस्था में क्या चाहिए, एक ही है, बाल्यावस्था में उसको यन चाहिए, उसके तारुण्य अवस्था में उसको पी चाहिए यानी स्फुरत चाहिए, और उसकी वृद्धावस्था जो होती है उसमें के चाहिए यानी कि पालाश चाहिए, पोटेशियम चाहिए। तो अभी क्या करते हैं, हम कुछ भी डालते हैं, कब भी डालते हैं, इससे दो बातें होती है। एक, जमीन तो फलती फूलती नहीं है, खराब हो जाती, होती जाएगी, होती रही है, आपको मालूम ही है। और दूसरी होती है कि जो कुछ प्लांट को चाहिए वो नहीं मिलता है। और हमको समाधान क्या मिलता है, अरे यार मैंने इतना खर्चा किया, इतना मैंने वो फर्टिलाइजर्स हमारी खेती में डाला, इतना डाला, वो सेटिस्फेक्शन मुझे है। मैं क्या बोलता हूँ, अरे मेरा बच्चा है, मैं इसको खिला रहा हूँ, इतना खिला रहा हूँ, उतना खिला रहा हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, मैं इसको सभी दे रहा हूँ। अरे यार उसको बच रहा है नहीं, उसको हो रहा है, अच्छा हो रहा है नहीं, हम नहीं देखते। मेरे पास है, मैं दे रहा हूँ, लेकिन उसको लग रहा है नहीं, उसको चाहिए नहीं चाहिए, हम देखते नहीं है। अगर बच्चे को देखते हैं ना, उसको चाहिए नहीं है, हम देते नहीं है खाने के लिए। वैसे ही प्लांटेशन को देखना चाहिए, अगर उसको चाहिए नहीं तो देना नहीं है, तो वेस्ट हो जाएगा, उसको वेस्ट, और होता ही जा रहा है। और वेस्ट कहाँ जाता है, वो प्लांटेशन तो नहीं ले रही है, वो कहाँ जा रहा है,
वो जा रहा है हमारी ही खेती में पड़ रहा है और हमारी खेती केमिकल युक्त होती जा रही है। अभी देखिए, हमारा जो कुछ प्लांट हमने लगवाया है, उसको माउथ किधर है, उसका मुंह किधर है? उसका मुंह है उसकी जड़, यानी कि उसके रूट्स। उसके रूट्स उसकी जड़ है, तो रूट्स को संभालना चाहिए। तो रूट्स को उतना ही देना चाहिए जितना उसको लगने वाला है। एक, अगर ज्यादा दे देंगे तो रूट्स की डेवलपमेंट नहीं होगी। और रूट्स की डेवलपमेंट के लिए कुछ रूट्स के लिए कुछ सीवीड के थ्रू से बनाए हुए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स रूट्स को देना चाहिए, रूट्स को देना चाहिए। अभी रूट्स को हम क्या दे देंगे? हम रूट्स को दे देंगे सॉइल प्लस। इस हमारा जो प्रोडक्ट है सॉइल प्लस, ये क्या काम करता है? सॉइल प्लस क्या होता है कि जो कुछ हम सॉइल प्लस रूट्स को दे देंगे ड्रिंचिंग के थ्रू, ड्रिप्स के थ्रू, तो वो सॉइल में जाएगा, रूट्स के तरफ जाएगा। और रूट्स के तरफ, रूट्स का आपको मालूम है ऊपर के रूट्स तो येलो कलर के होते हैं, येलो कलर के आगे का जो कुछ रूट होता है वो व्हाइट कलर का होता है। और व्हाइट कलर के आगे भी एक मुकुट मूल बोल के होता है, सूक्ष्म तरह का होता है। वो उसको डेवलप होना चाहिए। उसको डेवलप होने के लिए कुछ सीवीड और ह्यूमिक के थ्रू से हमने ये प्रोडक्ट बनाया सॉइल प्लस। ये व्हाइट रूट होते हैं, व्हाइट रूट के आगे जो कुछ मुकुट मूल बोलते हैं मराठी में, वो खोलने के लिए इसका यूज होता है। और वही वही कुछ भी कोई भी कोई प्लांटेशन हो, उसकी माउथ होती है, उसकी मुंह होती है, वहां से वो ऑब्जर्व करेगी। जो कुछ उसको लगने वाला है वो वहां से ऑब्जर्व करेगी। अगर वो व्हाइट रूट और उसके आगे के रूट डेवलप ही नहीं हुए और ऊपर से हम डाल रहे हैं ये खाओ वो खाओ, तो वो प्लांट जो कुछ है, वो जो कुछ फसल है, वो कुछ भी खाएगा नहीं। इसीलिए पहले हमको क्या करना चाहिए? जो भी कोई भी प्लांटेशन होने के बाद 8-10 दिन के पास 8-10 दिन के बाद जो कुछ रूट डेवलप होते हैं, हमें 8-10 दिन के बाद बोलता हूँ, रूट डेवलपमेंट होना इज नेचुरल। कोई भी बीज अगर हम जमीन में डालेंगे और उसको एयर और मॉइस्चर मिलेगा, तो एयर और मॉइस्चर मिलने के बाद उसका प्लांटे उसके रूट्स और उसकी डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली होती है। इसके लिए कुछ भी आवश्यकता नहीं है, इस नेचुरल। बहुत से लोग बीज बोने के लिए पहले ही कुछ डालते हैं, कुछ भी जरूरत नहीं, इट्स नेचुरल। वो प्लांटेशन होने के बाद रूट, जब ये सिंगल रूट आगे पहला आता है, सिंगल रूट आने के बाद नंबर ऑफ रूट्स होते चालू होते हैं, तब जाके तब जाके ये समर्थ सॉइल प्लस की जरूरत होती है। क्योंकि फाइट रूट डेवलपमेंट ये सॉइल प्लस करता है, जो कि उसका माउथ है, उसका मुंह है प्लांटेशन का। और जो भी कुछ हम डाले हुए हैं ऑलरेडी और जो कुछ डालने जा रहे हैं, वो मुंह से उसके पेट के अंदर लेगा। इज अ कॉल्ड सॉइल प्लस। ये बहुत बहुत आवश्यकता ये प्रोडक्ट की है, हर एक को है। और इट्स ऑर्गेनिक है। समर सॉइल प्लस में क्या होता है? समर सॉइल प्लस में जैसे बोला, नैसर्गिक सेंद्रिय द्रव्य होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं, समुद्री यानी कि वो सीवीड होते हैं, सीवीड का अंश होता है, फॉलिक एसिड होता है और ऑक्सीजन होते हैं। ये सभी तो नेचुरल है, सभी नेचुरल के थ्रू से बनाया गया ये लिक्विड है। और ये लिक्विड हम अगर कब डालना है? अगर 3-4 महीने का अगर एक प्लांटेशन है, तो 8-10 दिन के बाद, प्लांट ऊपर आने के बाद 8-10 दिन के बाद अगर हम डालते हैं, तो उनका माउथ खुल जाएगा। और जो भी कुछ ऑलरेडी डाले हुए जमीन में होता है, सभी एनपीके ऑलरेडी जमीन में होता है, वो अब्सॉर्ब करना, वो लेना चालू कर देगा वो प्लांट। कितना देना है? कितना देना है? अगर छोटा अवस्था भी है, इसमें छोटे अवस्था में ही है, तो 1 लीटर पर एकड़ में 1 लीटर वो ड्रिप से छोड़ना है। नहीं तो अगर आप पानी दे रहे हैं ऐसे ही, पाट से पानी बोलते हैं, तो पाट से पानी दे रहे हैं, तो अगर पाट से पानी जा रहा है जमीन में, तो अगर एक सलाइन की बॉटल की एक पाइप होती है ना, तो 1 लीटर 200 लीटर पानी में करना है वो द्रावण। और उसमें से एक पाइप छोड़ना है। यानी कि आप एकड़ के लिए 1 घंटा 2 घंटा लगेगा पानी देने के लिए, 1-2 घंटे में सभी द्रावण छोटे छोटे मात्रा में जाएगा। यानी कि 1 लीटर मात्रा देना है आपको पर एकड़ में। अगर आपको छिड़काना है, स्प्रे करना है, तो 1 से 1.5 मिली
पर एकड़, 101.5 मिली पर लीटर में लेना है। आपको जितना भी पानी लगेगा स्प्रे करने के लिए उसका आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद जैसे कि मैं एनपीके के बारे में बोल रहा था, एनपीके क्या होता है? यूरिया, डीएपी और एसओपी या एमओपी बोलते हैं। जे जो कुछ किसान है उसको पता है मैं जो कुछ बोल रहा हूँ। तो एन कब देना है मैंने आपको बताया कि पहले बाल्यावस्था में, और पी कब देना है उसके तारुण्य अवस्था में, और के कब देना है लास्ट एंड में। दोस्तों इसीलिए हमने 3 ग्रेड बनाए हैं। एन यानी कि समर्थ स्टार्ट, उसको नाम ही वैसा ही दिया स्टार्ट। जब ने हमने फसल स्टार्ट किया है तब क्या यूज करना है? समर्थ स्टार्ट। जैसे ही फ्लावरिंग स्टेज पे आता है, फ्लावरिंग टू, अगर वो जो कुछ हम फल आ रहे हैं, फल के मध्य अवस्था में यानी कि 2 महीना उसमें लगता है, वो पिछले बीच में हमको तारण्य अवस्था में देना है समर्थ पीक, यानी कि वो पीक पीरियड होता है फसल का। और जैसे ही हमारा जो क्रॉप है, हमारा जो कुछ फसल है, उसके जो कुछ फल आए हैं, फल पक्व होने से पहले, बीच में फल पक्व होने से पहले, पक्व होने जा रहे हैं, तब हमको समर्थ एंड देना है। समर्थ एंड क्या करेगा और समर्थ स्टार्ट क्या करेगा, समर्थ पीक क्या करेगा? समर्थ स्टार्ट क्या करेगा? तो उसको बूस्ट करेगा, वो क्रॉप को बूस्ट करेगा, उसको फलेगा फूलेगा, वो स्ट्रांग हो जाएगा। समर्थ पीक क्या करेगा? समर्थ पीक करेगा, उसको स्ट्रांग ताकत देगा। यानी कि हम जब तारुण्य अवस्था में होते हैं, हमको एनर्जी के लिए खाना बहुत चाहिए, हम कुछ भी खा सकते, खाना जरूरी है। तो वही समर्थ पीक उस क्रॉप के लिए, समर्थ पीक खाद्य देगा, खाना देगा, वो स्ट्रांग रहेगा, उसमें फॉस्फोरस पी रहेगा, यानी कि स्फुरद रहेगा। और लास्ट में जो कुछ फल बन गए हैं उसको पक्व होना है। पक्व होने के बाद शाइनिंग आनी है, उसका उसको कलर आनी है, शाइनिंग आनी है, कलर आनी है, और उसको साइज भी बनाना है उसका। और साइज बनने के लिए नेचुरली में क्या बनना होना चाहिए? तो उसको स्फुरद की आवश्यकता है, यानी कि के की, पोटेशियम की आवश्यकता है। वैसे ही यही प्रोडक्ट है समर्थ एन। जब हमारा फल पक्व होने जा रहा, कौन सी फसल हो, पक्व होने जा रही है, तो साइज आएगी, शाइनिंग आएगी, और वो स्मूथली बन जाएगा, पक्व हो जाएगा, उसका कलर भी अच्छा आ जाएगा। समझ में आया दोस्तों? समर्थ स्टार्ट शुरुआत में, समर्थ पीक बीच में, और समर्थ एंड लास्ट में यूज करना है। और ये कैसा यूज करना है, कैसे, ये आगे आगे जाके हम बता देंगे। ओके। उसके बाद में हमारे पास एक प्रोडक्ट है समर्थ ग्रोअप। ग्रोअप क्या करता है? यानी कि ग्रोअप ये जब फ्लावरिंग स्टेज में कौन सा भी क्रॉप आने दो, फ्लावरिंग स्टेज पे आपको पता है, घर में हमारी यहाँ कोई भी लेडीज जब प्रेग्नेंट रहती है, 3 महीने के बाद डॉक्टर उनको फोलिक एसिड की टैबलेट देते हैं। पता होगा शायद सभी को। यानी कि जो कुछ पेट में बच्चा है, यानी कि फ्लावर स्टेज में है, 9 महीने के बाद आएगा, उसको कुछ ना कुछ चाहिए उसको बढ़ने के लिए। तो एक ग्रो अप वही है। फ्लावरिंग स्टेज पे अगर हम स्प्रे करेंगे, ये स्प्रे करना है, फ्लावरिंग स्टेज पे स्प्रे करेंगे, तो फ्लावर में भी 2 लोग होते हैं, एक मेल फ्लावरिंग होता है और फीमेल फ्लावरिंग होता है, तो ऑटोमेटिकली होता है। जैसे कि मैं बताया, ह्यूमन बींग और प्लांटेशन में कुछ डिफरेंट नहीं है। तो 2 बच्चे होते सकते हैं, एक लेडीज को अगर बच्चा हो सकता है, बच्ची भी हो सकती है। लेकिन फसल में हमको क्या चाहिए? अगर मेल फ्लावरिंग हो गया तो उसका कुछ भी उपयोग नहीं है, अगर वो फीमेल फ्लावरिंग हो गया तो उसका फल में रूपांतरित होने वाला है। ऐसे ये ग्रोथ क्या करेगा? वो फ्लावरिंग अच्छा स्ट्रांग बनेगा, बनवाएगा, अच्छा करेगा, वो फ्लावरिंग स्ट्रांग करेगा, और फीमेल फ्लावर्स की संख्या बढ़ाएगा। मेल फ्लावर तो नीचे गिरने वाले हैं, वो क्या करेगा? फीमेल फ्लावर की संख्या बढ़ाएगा, और फ्लावर की जो कोई डेंसिटी है, इंटेंसिटी है, वो स्ट्रांग बनेगा, और फ्लावर का आगे जाके क्या होने वाला है? फल में रूपांतरित होने वाला है। और 2-3 बार स्प्रे करना है फ्लावरिंग में, फल की धारणा होने के बाद,
और फल जैसे बढ़ रहा है ना, उस 3 टाइम पे इसका स्प्रे करना है। और फल बढ़ने के बाद मैं बताऊंगा आगे जाके क्या हम करेंगे। यानी कि ग्रो अप, फ्लावरिंग, फ्लावरिंग टू जो कुछ फल होता है ना, फल का सेटिंग, फल सेटिंग होने के बाद फल को ग्रो करने के लिए 3 या 4 बार। शायद मेरा आवाज नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ मैसेज आ चुका है। ठीक है, आई विल ट्राई। हेलो, हेलो, हाँ, आ रहा है शायद। ओके सर। तो 3 बार हम स्प्रे करते हैं, 4 बार भी स्प्रे करते हैं, यानी कि फसल जो कुछ हम फल आए हुए वो स्ट्रांग बन जाएंगे, वो स्ट्रांग बन जाएंगे। ओके। इसमें क्या होता है, वो जैसे ही आपने बोला, मैंने बोला कि फॉलिक एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉलिक एसिड, फुल्विक एसिड, साइटोकाइनिन्स, ऑक्सिन्स एंड विटामिन, ये सभी का एक मिश्रण होता है। जैसे मैंने बोला कि फॉलिक एसिड किसको देते हैं डॉक्टर्स, वैसे ही यही प्लांट है, तो इसके लिए ये इसकी बहुत जरूरत है। और इसका फायदा क्या होगा, पेड़ पौधों को गर्भधारणा के समय अहम रोल और 100% गर्भधारणा होती है, मादी फलों की संख्या बढ़ती है, फलों और सब्जियों के बढ़ते समय आकार में लक्षणीय बढ़त होती है, ग्रो अप के छिड़काव के बाद फूलों में और फलों में पेशी विभाजन में तेजी आती है, पेड़ पौधों के प्रकाश संश्लेषण क्रिया में तेजी आती है, इस वजह से पत्तों में अन्न की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि अन्न तैयार कर को कौन करता है, पत्ते ही करती है। और पत्तों में हीमोग्लोबिन की आवश्यकता जैसे हमारे ब्लड में होता है, वैसे ही वो हरित द्रव्य बोलते हैं, हरित द्रव्य की आवश्यकता होती है। ये बढ़ाने का काम ये हमारा ग्रो अप करता है। इसकी मात्रा का कितना मात्रा यूज करना है, समर्थ ग्रो अप का मात्रा का यूज है 1.5 से 2 मिली, 1.5 से 2 मिली पर लीटर पानी करना है। अगर 10 लीटर का आपका कैन है, 10 लीटर में अगर 2 मिली से 20 ml, 20 ml पानी में लेके स्प्रे करना है। ये स्प्रे ही करना है। एक 15 दिन के बाद, 8-10 दिन के बाद एक एक स्प्रे आपको करना है, लगातार लगातार करना है। और एक किसी के साथ अगर आप कुछ केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं, वो कीटकनाशक वगैरह होते हैं ना, आप यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स और यूज करते हैं, उसके साथ भी ये इसको मिला के भी स्प्रे कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हमारे पास और एक प्रोडक्ट है, ए समर्थ स्पार्क। समर्थ स्पार्क क्या है, इज ए स्प्रेडर, स्प्रेडर है और स्टिकर भी है। बहुत लोग स्टिकर और स्प्रेडर का यूज करना चाहिए, करते भी है। स्टिकर का काम क्या होता है, जो कुछ हम स्प्रे करते हैं पत्ते के ऊपर, वो निगल के नीचे आता है, पड़ता है। और बारिश के समय तो बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि 1 घंटा तक तो उसके स्प्रे वो रहना चाहिए, उसके ऊपर बारिश नहीं होना चाहिए। और एक जानकारी ऐसी होती है कि अगर हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करने वाले हैं, तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज कब करना है, एक तो सुबह 9 बजे से पहले, 10 बजे से पहले, और शाम 5-6 बजे के बाद। सनशाइन बहुत है, बहुत गर्मी में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज करना नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत नेचुरल घटक होते हैं, बहुत गर्मी में वो उसका इतना असर नहीं होने वाला है। तो समर्थ स्पार्क क्या होता है, वो स्प्रेड करेगा एक, क्योंकि हमने बहुत बार आपने देखा होगा, जब पत्तों के ऊपर स्प्रे करते हैं तो छोटे 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 वो दाग आपको दिखते हैं, यानी कि दाग दिखते हैं, यानी कि वहां ही आपका स्प्रे पड़ा हुआ है, बाजू दाग, 2 दाग के बीच में दो कुछ व्हाइट दाग होते हैं, उसके बीच में आपका स्प्रे नहीं गया है। अगर आप हम समर्थ स्पार्क स्पार्क यूज करेंगे, तो टोटली स्प्रे हो जाएगा, टोटली जो कुछ हम यूज कर रहे हैं स्प्रे के लिए, टोटली यूज हो जाएगा, वो टोटली स्प्रे हो जाएगा। यानी कि आपको पत्ते के ऊपर दाग नहीं दिखेंगे आपको। यानी कि और एक बात होती है, जो कुछ रंध्र होते हैं, बीच में रंध्र होते हैं, उसके रंध्र के नीचे भी वो समर्थ स्पार्क आपका जो कुछ स्प्रे किया हुआ, वो पत्ते के नीचे भी लेके जाएगा। जो कुछ रंध्र होते हैं ना, शिरा हो बोलते हैं हम, शिरे के बीच में से वो जो कुछ हमने स्प्रे किया हुआ है, वो पत्ते के ऊपर ही बैठता है, ऊपर ही बैठता है। लेकिन पत्ते के नीचे अगर समर्थ स्पार्क यूज करेंगे, तो रंध्र के ऊपर से, शिरा के ऊपर से नीचे लेके जाएगा, यानी कि नीचे भी जो कुछ हमने यूज किया है नीचे भी लगेगा। कुछ कुछ समय क्या होता है, यहाँ
कीटक नहीं होते हैं, यहाँ पेस्टिसाइड नहीं होते हैं। तो यहाँ भी हो सकते हैं नीचे, वो नीचे समर्थ स्पार्क लेके जाएगा। यूज करना बहुत जरूरी है, इसकी लागत ज्यादा नहीं लगती है। हाँ, समर्थ स्पार्क क्या करता है, ये एक शक्तिशाली स्टिकर है, स्प्रेड करता है और एक्टिवेटर भी है और पेनिट्रेटर भी, जैसे मैंने आपको बताया पेनिट्रेट भी करता है। ये तीनों तरीके से काम करने वाला 3-in-1 स्प्रेडर है। पाउडर स्वरूप में होने वाले ये नहीं, एक्चुअली लिक्विड है। लिक्विड है, रोगनाशक और कीटकनाशक या टॉनिक इसको फसल से पत्ते पर पूरी तरह से 100% चिपका कर रहेगा। उन सभी को पत्तों के अंदर तक पहुंचाने का काम करता है। मोअर स्पार्क रोगनाशकों को फसल की परतों पर एक जैसा स्प्रेड करता है, एक जैसा। इसीलिए फसल पर एकूण छिड़कावों की संख्या कम करता है। यानी कि आपको अगर 200 पानी लग रहा है, 200 लीटर पानी लग रहा है, अगर हम समर्थ स्पार्क स्प्रेडर यूज करेंगे 150 ही पानी लगेगा आपको, ज्यादा पानी लगने वाला है क्योंकि अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाएगा वो। बारिश के दिनों में भी रो नाशकों की कार्यक्षमता बढ़ाता है मोअर स्पार्क। यह सभी फायदे ध्यान में लेते हुए देखें तो किसानों की फसल की उत्पादनों की खर्चों में बहुत ही बचत हो सकती है। लेकिन देखिए ना, अगर 200 पानी लग रहा है, अगर आपको 150 लगेगा, तो 50 लीटर जो पानी है इसके लिए जो कुछ एक्स्ट्रा आपने यूज किया ताकि वो पेस्टिसाइड हो या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हो, कितनी कम लगेगा आपको, बचत हो सकता है। मात्रा कितनी है, बहुत कम मात्रा है। स्पार्क सिर्फ 100 लीटर को पानी, 100 लीटर पानी अगर लगता है आपको, 100 लीटर पानी में सिर्फ 25 ml यूज करना है। सिर्फ अगर 100 ml की बॉटल लेते हैं तो आपके पास 400 लीटर पानी होगा। अगर 100 लीटर का एक बार स्प्रे करें तो 100 मिली की स्पार्क आप ले लेंगे, समर स्पार्क ले लेंगे तो 4 बार स्प्रे हो सकते हैं। कितना ये सस्ता भी है, यूज करेंगे तो पानी लागत भी बचत भी हो सकता है दोस्तों। इसीलिए कितना भी देखेंगे तो बहुत बढ़िया लेके आए। अभी हम कुछ ही हमें दे रहे हैं, अभी अभी किट में क्या दे रहे हैं, सॉइल प्लस दे रहे हैं और क्या दे रहे हैं, ग्रोव दे रहे हैं और स्पार्क दे रहे हैं। और जो समर्थ स्टार्ट पीक और एन जो कुछ प्रोडक्ट है वो आपको मिलेंगे, किसमें मिलेंगे, रीपर्चेस में मिलेंगे, रीपर्चेस मिलेंगे। इसके लिए अलग का पैकेज भी बन सकता है, लेकिन अभी शुरुआत है इसलिए तीनों ही प्रोडक्ट मिल रहे हैं। और आगे जाके जो भी कुछ आपको लगने वाले हैं, जो भी कुछ आप लगने वाले हैं आपको, वो आपको मिलेंगे। कब मिलेंगे, रीपर्चेस के प्लान के थ्रू आपको हर एक को मिलेंगे। हम फ्रेंचाइजी भी दे रहे हैं और हमको पता है कल से जून आ रहा है, 6 जून से मृग नक्षत्र आता है। मृग नक्षत्र आने के बाद वो बीज बोने के लिए चालू होते हैं। तो आगे जाके हर एक किसान को लगने वाला है। आगे जाके हमको सभी को इसका एजुकेशन दे देंगे। एजुकेशन की दोस्तों बहुत जरूरत है, बिजनेस की बात अलग है, एजुकेशन की बात अलग है। क्योंकि हमारे माँ बाप, सभी के माँ बाप खेती करते थे, किसान ही है। तो अगर हम किसान के बेटे हैं तो हम और एक बार गांव गांव में जाएंगे, लोगों को समझा के दे देंगे ये क्या है। उनकी लागत भी कम हो जाएगी, ये अगर यूज करेंगे। अगर वो 20,000 खर्चा करे पर एकड़, वो 15,000 में हो जाएगा खर्चा, इतना ही हो जाएगा, ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है। अगर हम उनको समझा के दे देंगे। और बिजनेस की बात करेंगे तो अरे एक गांव में 500 किसान होते हैं, 500 किसान होते हैं। अगर हम 100 किसान तक भी पहुंचते हैं, 100 किसान भी तक भी पहुंचते हैं, तो एक तहसील में गांव कितने होते हैं। देखिए दोस्तों, एक गांव में अगर एक तहसील में अगर 50 भी गांव पकड़ते हैं, तो अगर 100 × 50 करेंगे तो 5,000, तहसील में, एक तालुका में 5,000 तक हम फार्मर्स तक, किसान तक जा सकते हैं। बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा इसका मार्केट है। और मार्केट अगर कैप्चर करेंगे, इसका रीसेल लाइफ टाइम तक है, इसका रीसेल लाइफ टाइम तक है। अगर रिजल्ट आने के बाद आपको वो किसान ढूंढता आ जाएगा, सर मुझे और एक बार दीजिए, मुझे और एक बार दीजिए। एक किट 1 एकड़ के लिए है और एक किसान के पास 10-10 एकड़, 20-20 एकड़ है। यानी कि एक किसान हमारा 10-10 किट, 20-20 किट भी ले सकता है। जानकारी लेना चाहिए, हम हर एक लीडर को जानकारी लेना चाहिए और किसान के पास बैठ के उसको ये प्रोडक्ट
लागत कैसी करनी है, कैसा यूज करना है देखना है। और लीडर्स को मैं बताता हूँ, यूज करने के लिए उनके पास जाइए, स्प्रे करवा के ले लीजिए। और मैं गारंटी के तौर पे आपको बताता हूँ, आज स्प्रे करने के पहले वीडियो बना दीजिए वो फसल का, और 8 दिन के बाद आप ही उस फसल का वीडियो बना दीजिए, उनको दिखाइए और सभी को दिखाइए व्हाट इज द डिफरेंस। कितना डिफरेंस आ जाएगा। एक तो वो किसान खुश हो जाएगा, वो खुशी पैसों से भी ज्यादा है, पैसों से भी ज्यादा है वो खुशी। वो हमारा चाचा है, वो हमारा मामा है, हमारा गांव वाला है, गांव का है। वो खुशी देखना है पहले, और खुशी देखने के बाद हम बोलने की जरूरत नहीं है, वो ही मार्केटिंग मार्केटिंग करेगा। ये हमारे पास आए थे, ये बहुत अच्छे साहब है, और उनके पास ले ली, वो ही मार्केटिंग करेगा। इसीलिए किसान है, किसान थे, किसान है। और एक बार किसान के पास हम सभी लोग जाएंगे और सभी को बता देंगे। और इसका मार्केटिंग कैसा करना है, कंपनी का प्लान क्या है, लेफ्ट में एक राइट में डालने के बाद कैसे कैसा करियर हो सकता है, महीने में 1 लाख रुपया, 10 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए कैसा कमा सकते हैं, इसका भी एजुकेशन होना चाहिए। हम सिर्फ प्लान देखते हैं, प्लान देखते हैं, प्लान देखते हैं। प्लान देखने के बाद कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा सा पता चलता है। दोस्तों, गाड़ी चलाना सीखना और हाईवे पे स्टंट करना दो बातें अलग है। हम गाड़ी सीखेंगे, सीख रहे हैं, हम प्लान सीख रहे हैं। प्लान सीखने के बाद हम अगर मर्सिडीज 200 स्पीड से चलाएंगे, कैसे भी चलाएंगे, कहाँ भी चलाएंगे, कितने भी भीड़ में चलाएंगे, आगे कौन सी भी आने दो, हम स्ट्रांग बनेंगे ड्राइविंग में। ये स्किल होती है, ये स्किल हम किसी के पास तो लेना चाहिए। हम ड्राइविंग सीखेंगे, ये पहला गियर है, दूसरा गियर है, दूसरा गियर के बाद तीसरा गियर डालेंगे, तीसरा गियर के बाद चौथा गियर डालेंगे, चौथा गियर को 40-60 का स्पीड होना चाहिए, पहले गियर में 10-20 का स्पीड होना चाहिए। इसे टेक्निकल नॉलेज। लेकिन आंख बंद करके थोड़े टाइम के लिए, 1 मिनट, 1 सेकंड के लिए इधर उधर देखते हुए, ऐसे वैसे बात करते हुए चलाना इज अ स्किल। और हमारे प्लान में भी हम जो कुछ करोड़ रुपए हम कमाए लास्ट 30 इयर्स में, वो स्किल की वजह से, इसके लिए गुरु होना चाहिए, इसके लिए गुरु होना चाहिए। और वो गुरु ही नैया पार करेगा, लाखों रुपए कमा के देगा। प्लान सीखना, प्लान बताना, और प्लान की खूबी क्या है, वो स्किल के लिए, स्किल दिखाने के लिए हमारे पास हमारे कंपनी के मेंटर हैं। उनको सुन के, उनको देख देख के हम यहाँ तक आए, करोड़ रुपए कमाए हैं। और हमारी खुशी है, मेरी खुशी है, वो हमारे साथ है। और आपकी भी खुशी रहेगी कि हमारी कंपनी के वो मेंटर है। अगर एक एक उनके शब्द है, एक एक शब्द है उनके, एक एक वाक्य है, क्योंकि उनका इनका इतना तजुर्बा है, लास्ट 30 इयर्स इनका इतना तजुर्बा है कि 26-30 लाख लोगों की उन्होंने टीम बनाई है, लाखों करोड़ रुपए उन्होंने कमाई की। अभी कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन उनके पास कुछ जानकारी है, उनके पास कुछ जानकारी है। वो जानकारी देने के लिए, लोगों को बड़ा करने के लिए, लोगों को कमा के देने के लिए, लोगों को करोड़पति बनाने के लिए माय समर्थ कंपनी के साथ वो आ चुके हैं। और हमारा ये भाग्य है दोस्तों, सभी लीडर्स के लिए बताता हूँ, कल कल उनका सेशन है, कल उनका सेशन है, मिस मत करना। आप मिस मत करना। लेकिन जितने भी आपके आपके टीम के लोग हैं, जितने भी आपकी टीम के लोग हैं, उनको बताना, उनको बताना, सर एक दिन कल का जो कुछ सेशन है, एक बार सुनेंगे तो हम आप मर्सिडीज ले लेंगे। मर्सिडीज आंख बंद कर भी चलाएंगे चलाएंगे, थोड़ी देर के लिए। मैं ऐसा नहीं है, आंख बंद करके जादूगिरी नहीं है, लेकिन मैं बोलने का वो समझ लीजिए। कितना बढ़िया सेशन कल होगा, स्किल आएगा, और एक गारंटी आ जाएगी, यस यस मैं भी करोड़पति बन जाऊंगा। ये सुनने के लिए मैं सभी को, आज आप सभी को कल के सेशन के लिए, हमारे मेंटर है कंपनी के, मेरे गुरु है आदरणीय राजेंद्र उत्तेकर सर, हम सबको मिलेंगे 8 बजे। मैं सभी के पास रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी आपके लोगों की टीम है, जितने भी लोगों की टीम है, 8 से 9 बजे तक दोस्तों सभी को बुला लीजिए, घर घर में ज्वाइन कीजिए, इकट्ठा बैठिए और सुनिए स्पीकर पे, स्पीकर सुनिए। और वो सुनने के बाद, हर दिन वो नहीं मिलते हमको, हर दिन नहीं मिलते, हफ्ते में, 2 हफ्ते में, महीने में एक बार उनका सेशन होता है। इसीलिए
आप सभी को गुजारिश है, कल का सेशन कोई भी नहीं भूलेगा। हर एक को, हर एक टीम में जितने भी आप 100 लोगों की टीम हो, 200 लोगों की टीम हो, हर एक को बोलिए, फोन पे बोलिए, मैसेज मत डालिए। हम सिर्फ मैसेज फॉरवर्ड करती है। बहुत से लोग मैसेज देखती है, कल का भी एक सेशन था, आज का भी होगा, देखते ही नहीं है, वो मैसेज ही देखते नहीं है। हर एक को एक काम करना है, अभी से कल शाम 7:40 तक आप सभी को कॉल कीजिए, एक बार सुनिए, एक बार देखिए, आपकी तकदीर बदल जाएगी। ये मेरा वादा है। ये वादा करते हुए सभी को सुबह रात शाम 8 बजे, कल 8 बजे बुलाते हुए, रिक्वेस्ट करते हुए, ज्वाइन होने के लिए बोलते हुए मैं यहाँ ही रुकता हूँ। जय हिंद, जय माय समर। सभी को लोग शुभकामनाएं देते हुए, किसान भाई को शुभकामनाएं देते हुए मैं यहाँ ही रुकता हूँ। सभी का फसल अच्छा रहेगा, सभी की ताकत अच्छी रहेगी और सभी का हेल्थ भी अच्छा रहेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।